सभी घर से बाहर निकलते हैं, जहां शान की नजर घर के बाहर अभी अभी रुकी अभिनव कुमार की गाड़ी पर पड़ती है, जिससे अभिनव कुमार और टिया दोनों बाहर निकलते हैं। अभिनव ने शान को अपनी गिटार और सामान के साथ देखा तो वो उनके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, भाई तुम चाहे अजय हो या प्रशांत, बस मेरे लिए तो मेरे पूर्व मैनेजर और एक अच्छे दोस्त हो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जब कभी तुमसे बातचीत करनी चाहिए या संपर्क करना चाहा तो किस प्रकार किया जा सकता है। भाई तुम्हारा कोई सोशल मीडिया अकाउंट या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी अगर मिल जाए तो मुझे भी सुकून रहे कि लखनऊ का रहने वाला मेरा दोस्त अभी भी मेरे टच में है। अभिनव की बात सुन शान बोले, नंबर तो मेरा शायद बंद हो चुका होगा, 4 सालों से फोन को हाथ भी नहीं लगाया, जैसा बंद कर रखा वैसा ही पड़ा होगा। कहते हुए उन्होंने अर्पिता की ओर देखा तो अर्पिता ने अपनी कैरी बैग में रखा शान का फोन निकालकर शान की ओर बढ़ा दिया। आप एक काम कीजिए, आप अपना फोन नंबर मुझे दे दीजिए, लखनऊ पहुंचकर नया सिम कार्ड लेते ही मैं आपसे संपर्क करूंगा। शान ने अपनी बात खत्म की, जिसे सुन अभिनव बोले, तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट ही बता दो। ठीक है, अपना फोन नंबर दीजिए, शान ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। अभिनव ने लॉक खोल फोन शान को दिया तो शान ने उसमें अपना सोशल मीडिया अकाउंट सर्च कर उन्हें पकड़ाते हुए बोले, पिछले 4 सालों से अपडेटेड नहीं है, घर जाकर करता हूँ। ठीक है, अभिनव ने कहा और टिया की ओर देखा। टिया अटकते हुए धीरे से बोली, सॉरी अजय, नहीं प्रशांत सर। शान ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर पछतावे के बिल्कुल भी भाव नहीं है। उसे देख साफ पता चल रहा है कि वो ये सॉरी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने पिता के दबाव में बोल रही है। शान उससे बोले, जब तक गलती का एहसास ना हो तब तक सॉरी कहना भी व्यर्थ ही है टिया। हो सके तो अपनी आदतें और हरकतें दोनों सुधार लो, जितनी कामयाब हुई हो ना उससे कहीं और ज्यादा कामयाब हो जाओगी। हुनर है तुम्हारे पास, उसे यूं ही अपनी जिद और अहंकार में वेस्ट मत करो, इसका सदुपयोग करो। और शान की बात सुन टिया बोली, अहंकार क्यों ना करूं, इतनी अच्छी आवाज दी है कुदरत ने, फिर क्यों ना करूं मैं अहम। और उसकी बात सुन शान बोले, रियली, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी आवाज सबसे अच्छी है? तुमसे अच्छी कोई आवाज नहीं है। हाँ नहीं है, यूं ही मुझे भारत के सबसे अच्छे न्यू कमर सिंगर का टाइटल नहीं मिला होगा। शान ने गंभीरता से कहा, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हारी आवाज सबसे अच्छी है। तुमसे भी अच्छी आवाज मेरी पत्नी अर्पिता की है। बस ये बात अलग है कि इन्हें प्रसिद्धि पाने की कोई रुचि नहीं है। तुम अपनी ये गलत फहमी अपने साथ रखो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा आभारी हूं। ना ही तुम ये जुनून अपने अंदर भरती और ना ही ऐसा कुछ मेरे साथ गलत करती और ना ही अर्पिता मुझे मिलती। तुम्हारे कारण मेरी अर्पिता मुझे मिल चुकी है। सो थैंक्स एंड बाय फॉर एवर। कहते हुए शान आगे बढ़ जाते हैं। अर्पिता बोली, शान हम घर चलेंगे, लेकिन हमारी कुछ यादें यहाँ इस शहर के एक घर में रखी हुई हैं। जाने से पहले हमें उन्हें लेना है। ठीक है अप्पू, शान ने कहा और शोभा जी की ओर देखकर बोले, ताऊ जी आप सभी स्टेशन पर पहुंचे, मैं और अर्पिता रूम से सामान लेकर आते हैं। ठीक है प्रशांत, ताई जी ने कहा तो प्रशांत ने एक टैक्सी रोक बाकी सभी को स्टेशन के लिए बिठा दिया और अर्पिता और प्रीत को ले अर्पिता के किराए के रूम के लिए निकल गए। प्रीत अभी भी शान के पास ही है और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ करामात करने की सोच रहा है। प्रीत शान से बोला, शान पापा मेरी चॉकलेट लाना भूल गए आप। और प्रीत की बात सुन अर्पिता को हंसी आ गई और वो मुंह पर हाथ रख हल्का सा हंस दी। शान ने ये देखा तो नाराजगी होने के कारण चिढ़ गए और बोले, भूला नहीं हूँ प्रीत, लेकिन आपकी मम्मा को चॉकलेट इतनी पसंद है कि आपकी वाली चॉकलेट भी खत्म कर दी। अब उनसे ही जाकर लो आप अपनी चॉकलेट। और शान की बात सुनती हंसती हुई अर्पिता गंभीर हो गई। प्रीत अर्पिता को देख उसके गले लग बोला, ओके मम्मा मेरी चॉकलेट दो। अर्पिता ने शान की ओर देखा जो खिड़की की ओर देख हल्का हल्का हंस रहे हैं। अर्पिता प्रीत से बोली, सॉरी प्रीत, मम्मा को भूख लगी थी तो आपकी चॉकलेट मम्मा ने खा ली, मम्मा आपको न्यू ला कर देगी, ठीक है। प्रीत ने अपना एक हाथ से सर खुजाया और बोला, ओके मम्मा। और कहते हुए वो वहीं बीच में बैठ जाता है और अपनी उंगलियों के पोरों पर कुछ गिनने लगता है, जिसे देख अर्पिता बोली, क्या हुआ प्रीत, आप क्या सोच रहे हैं, बताइए तो। मम्मा मैं सोच रहा था कि मुझे आपसे कितनी चॉकलेट लेनी है और पापा से कितनी। प्रीत ने मासूमियत से बोला तो शान और अर्पिता दोनों ही प्रीत की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, आप जितनी चॉकलेट चाहोगे उतनी चॉकलेट मिलेगी प्रीत। ओके फिर ठीक है। और प्रीत अपनी बाहें बांधकर बैठ जाता है और सर जोर से हिलाकर बाल बिखेर लेता है, जिसे देख शान मन ही मन बोले, आदतें मेरी हैं और रंग मेरी पगली का। और सोचते हुए मुस्कुरा देते हैं। इतने में अर्पिता का रूम आ जाता है और अप्पू टैक्सी रुकवा देती है। शान प्रीत को गोद से उतारते हैं और टैक्सी वाले से 5 मिनट इंतजार करने को कह अर्पिता और प्रीत के साथ अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर अर्पिता अपना बैग उठाती है और सामान पैक कर लेती है। कुछ ज्यादा सामान तो नहीं है, अभी 2 दिन पहले ही तो वो वहां आई थी और तब कुछ कपड़े, प्रीत का सामान और डायरी, इनके अलावा कुछ लाई ही नहीं। शान बिन कुछ कहे उसकी मदद करते हैं। सामान पैक कर अर्पिता इकलौती शान की दी हुई साड़ी निकालती है और चेंज करने चली जाती है। शान ने साड़ी देखी तो मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, मेरी पगली ने अब तक मेरे इस उपहार को संभाल कर रखा है। और कुछ ही मिनट में वो चेंज कर बाहर चली आती है। शान उसे देखते हैं तो नाराजगी भूल देखते ही रह जाते हैं। और शान को यूं देख अर्पिता तुरंत ही पलट जाती है और वहीं नीचे बैठ पैरों को टॉवल से पोंछने लगती है। उसके पैरों में अब तक शान की एक पायल सज रही है।
शान की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है तो वो मन ही मन कहते हैं, जब इतना प्रेम करती हो तो क्यों दूर जाना चाहती हो अप्पू। वो अपनी शर्ट की बाह का बटन खोल हाथ में सहेजी गई पायल उतारते हैं और अर्पिता के पास जाकर बैठ जाते हैं। बाल संभाल रही अर्पिता शान के स्पर्श से चौंक जाती है। वो नीचे देखती है जहां शान उसके खाली पैर में पायल पहना रहे होते हैं। अर्पिता एक कदम पीछे हो जाती है। ये देख शान ने गर्दन ऊपर कर अर्पिता की ओर देखा तो अर्पिता ने प्रीत की ओर इशारा किया जो वहीं बैग के पास खड़ा हो अपनी खूबसूरत मासूम सी आंखों से शान की ओर ही देख रहा है, जैसे वो चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हो। शान ने पीछे मुड़ प्रीत को देखा तो वो उससे बोले, प्रीत यहाँ आइए। ओके चांद पापा। प्रीत ने कहा और दौड़ते हुए शान के पास आता है। उसे पास देख शान बोले, मम्मा किस बात से नाराज है, बात ही नहीं कर रही हैं, जरा पूछो तो क्यों नाराज हैं वो। ये देख अर्पिता मन ही मन बोली, शान आपने फिर से हमें उलझा दिया, अब हम प्रीत से फिर कोई नया बहाना बनाएं, नाराजगी का बहाना कहाँ से बनाएं। अर्पिता सोचने लगती है। वहीं प्रीत अर्पिता के पास जाकर उसकी साड़ी का पल्लू खींचने लगता है, जिसे देख अर्पिता प्रीत को गोद में उठा लेती है। ये देख शान तुरंत आगे बढ़ हाथ में पकड़ी पायल पहना देते हैं। अर्पिता सब समझते हुए भी प्रीत के कारण अनजान बन रह जाती है। पायल पहनाकर शान एक ओर हट जाते हैं और एक बार पूरे रूम पर सरसरी नजर डालते हैं। अर्पिता प्रीत से बोली, प्रीत मम्मा नाराज नहीं है, वो बस मम्मा थोड़ी सी थक गई है, इसलिए आपके पापा को ऐसा लगा कि मम्मा नाराज है। मम्मा अपनी प्रीत से क्यों नाराज होगी, वो तो उससे बहुत प्यार करती है ना सारा। प्रीत ने हाथों को फैलाकर कहा तो अर्पिता हाँ कहते हुए उसे गले से लगा लेती है। सभी सामान पैक होने पर शान बोले, ब्लैंकेट ऊपर निकाल लिया है, रास्ते में काम आएगा, बाकी सारी चीजें रख दी हैं, प्रीत का जरूरी सामान कैरी बैग में रख दिया है, अब हमें निकलना है, चलें प्रीत। ओके पापा। प्रीत ने कहा तो शान बैग और प्रीत दोनों को टैक्सी तक ले जाते हैं। अर्पिता पीछे से चली आती है और टैक्सी में बैठ जाती है। टैक्सी ड्राइवर स्टेशन के लिए गाड़ी दौड़ा देता है। वहीं शान को कुछ याद आता है और वो टैक्सी ड्राइवर से कहते हैं, स्टेशन पर जाने से पहले टैक्सी ऐसी जगह पर ले चलो जो स्टेशन से नजदीक हो और जहां बर्फ जमी हो। क्या सर, इतनी रात को आप बर्फ पर क्या करेंगे, टैक्सी ड्राइवर ने खींचते हुए कहा, जिसे सुन शान बोले, अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, कोई देर रात नहीं हुई है, कोई ना कोई रेस्टोरेंट तो खुला होगा जो बर्फीली वादियों के निकट हो, तुम वहीं ले चलो। कोई ना कोई क्या, स्टेशन से कुछ किलोमीटर ही ऐसी जगह है, मिस्टर अभिनव ने बातों में इसका जिक्र किया था, शान ने ड्राइवर से कहा और खामोश हो बैठ गए। नींद के कारण प्रीत की पलकें झपकने लगती हैं, जिसे देख अर्पिता उसे उठाने को हुई, लेकिन उससे पहले ही शान ने प्रीत को उठाया और खुद से चिपकाकर सुला लिया और आंखें बंद कर सर पीछे सीट से टिका लिया, जिसे देख अर्पिता कुछ ना कहे खामोशी से खिड़की की तरफ बाहर देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें छलक पड़ती हैं, जिन्हें वो चुपके से पहुंच लेती है। कुछ ही देर बाद ड्राइवर गाड़ी रोकता है तो शान प्रीत को लेकर गाड़ी से उतर आते हैं। दूसरी ओर से अर्पिता भी गाड़ी से उतर शान के पास आकर चली जाती है। शान ऑटो ड्राइवर से बोले, तुम्हें भी भूख लगी हो तो एक काम करो, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाओ, हम कुछ देर में यहीं आकर मिलते हैं, यहाँ से वापस हमें जाना है, ठीक है। ठीक है साहब, ड्राइवर ने कहा और वो गाड़ी लॉक कर वहां से चला जाता है। वहीं शान अर्पिता से बोले, यहाँ से थोड़ा आगे बर्फ शुरू हो जाएगी। अर्पिता हैरानी से बोली, लेकिन शान इस समय बर्फ। शान ने बिन अर्पिता की ओर देखे कहा, क्योंकि कभी तुमने मुझसे बर्फ से संबंधित अपनी कोई ख्वाहिश जताई थी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, पता नहीं फिर यहाँ कब आना हो, तो सोचा मौका भी है, तुम भी हो, मैं भी हूँ और ये बर्फीली वादियां, बस सूरज की रोशनी नहीं है, शान ने कहा और वो उसके जवाब की प्रतीक्षा करने लगे। शान की बात सुन अर्पिता एक बार फिर भावुक हो जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और शान के गले से लग जाती है। शान, आपको हमारी कही हुई हर छोटी से छोटी बात याद भी है, हमारी ख्वाहिश की इतनी अहमियत है आपके लिए कि आपने हर कदम पर खुद को तकलीफ में डालकर उसे पूरा किया है। शान, आप कुछ तो कहिए ना, आपकी ये खामोशी अब हमें तोड़ रही है, शान कुछ तो बोलिए। और अर्पिता की बात सुन शान बोले, 4 सालों की नाराजगी है, 4 सालों का दर्द है, तुम 4 घंटों में दूर करना चाहती हो, वो भी दोबारा मुझसे दूर जाकर। शान की बात सुन अर्पिता शान के गले से अलग हो जाती है। वो एक तरफ मुड़ अपने आंसू पहुंचती है और खामोश हो जाती है। नहीं है ना जवाब, तो उम्मीद क्यों रखती हो कि मैं तुमसे कुछ बोलूं, जब मुझे पता है कि यहां से चलने के बाद भी तुम अपने ही मन की करने वाली हो। लेकिन इस बार भी तुम अकेली ही जाओगी, प्रीत को मैं अब कहीं नहीं जाने दूंगा। कहते हुए शान पीछे मुड़े और उन्होंने अपनी नम आंखों को पोंछा और मन ही मन बोले, तुम्हें रोकने का कोई और विकल्प है भी अर्पिता, इसलिए प्रीत को जरिया बना रहा हूं ताकि तुम सच समझ पाओ, उसे स्वीकार कर जाने का निर्णय बदल पाओ।